आपको एक रामबाण देने वाला हूँ और आपके लाइफ पे बहुत असर करेगा ये, अगर आपने इसको ध्यान से सुना तो ये मैं अभी नवनीत चिकित्सालय जयपुर बस्सी में हूँ और ये डॉक्टर रमन जी हैं आयुर्वेदिक, और इनकी बातें लंबी वीडियो है, अगर आपके पास टाइम मिले तो आप देख लेना। 4 काम करने अपने जीवन में, 1 2 3 4। तो 4 काम करने के बाद आप मेरे ख्याल में 99% कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जो बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं आजकल की एज में, 25 साल 30 साल 40 साल की एज में जो बीमारियां आ रही हैं, किस कारण की वजह से आ रही है, सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सिर्फ आपको 4 फॉलो अप करना है जीवन में, तो इसको लक्ष्य बनाना है आपको। ये 4 चीज़ें आपको करनी ही करनी है, तो आप तंदुरुस्त रहेंगे और बहुत ही आपको लाभ मिलेगा अब अगर आप करेंगे तो। चलो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखें और इसमें कमेंट्स वगैरह जो भी आपको देना हो दे दीजिए, लेकिन वीडियो ज़रूर देखना, ये आपकी लाइफ के ऊपर है, 37 मिनट की है, तो इसको ज़रूर सुनना और आपको बहुत लाभ मिलेगा इसमें। चलो क्या सबसे पहले क्या मूल जो है ना बेसिक, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि शरीर में रोग किस तरीके से पैदा हो रहे हैं। शरीर में रोग पैदा हो रहे हैं, इसके लिए जानना जरूरी है कि शरीर क्या है, शरीर कैसे बना है और उस बनावट में क्या दिक्कत आती है, तब किस प्रकार के रोग शरीर में हो जाते हैं। शरीर को बहुत सारे विभागों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है और छोटे छोटे परिवर्तनों से किस तरीके से इस रोग को या इन रोगों को खत्म किया जा सकता है। दोष कितने होते हैं? 3, वात, पित्त और कफ। धातु होती हैं 7। कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। मल जो है धातु के, अलग अलग धातुओं के अलग अलग मल होते हैं। तो ये केवल हम इतना समझ लें कि अगर कोई भी रोग होता है, क्योंकि आजकल कब्ज को दूर करना या गैस को दूर करना ये तो खैर कोई भी बता दे रहा है और हो जा रहा है, लेकिन जो रोग अब हो रहे हैं वो ऐसे हैं जिसमें आपके शरीर का बेसिक टेक्सचर बिगड़ जा रहा है। किडनी खराब हो गई, हार्ट की फंक्शनल एबिलिटी कमजोर हो गई, हार्ट 35% LVEF रह गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 35% ही हार्ट काम करता है। लिवर की सेल्स धीरे धीरे करके सिरोटिक चेंजेस पर चली गई, पत्थर हो गई, लिवर सिरोसिस हो गई। आंखों की दीवारें धीरे धीरे करके पहले मोटी हुई, मोटी होने के बाद फिर उनकी कार्यक्षमता खराब हो गई, आंखों में से आंव आना चालू हो गई, मल एक बार में 7-7 8-8 बार सवेरे सवेरे भी लोग मोशन जा रहे हैं और उसके बाद भी अवस्था भारीपन बना हुआ है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो इन सबके होने में जो सबसे ज्यादा सहायता मिल रही है वो मिल रही है आपके जीवन शैली की वजह से। आएगा कि हम बिल्कुल ठीक हैं। और उसमें पहला होता है सर्व देहे चौष्णस्य क्षमता। उष्णता जो है, गर्मी, कहते हैं ना कि शरीर ठंडा पड़ना चालू हो गया। अगर शरीर ठंडा पड़ना चालू हो जाए
ये मान लीजिए कि शरीर में गड़बड़ियाँ चालू हो गई, जब बहुत कोई अगर जैसे बिल्कुल अपने अंतिम दिनों में होता है और जब बिल्कुल ही ठंडा पड़ना चालू हो जाता है, तो हम सब जानते हैं कि उनको बिस्तर से नीचे उतारा जाता है, जानते हैं, ऐसा करते हैं ना कि ठंडे पड़ रहे हैं, अब बस अंतिम समय है, अब उनको गंगा जल मुंह में डालो, नीचे रखो। तो वो जो है उष्णता आपकी रहनी चाहिए शरीर में, ठंडा नहीं रहना चाहिए शरीर। उष्णता भी कैसी होनी चाहिए? उष्णता ऐसी नहीं कि तवे की तरह माथा गर्म है आपका। सम सर्व देहे, पूरी देह में चौष्णस्य समता, उष्णता जो है वो सम। लाघवम सुखम, उष्णता समझ गए ना? अब आपका माथा जल रहा है, आपके पैर ठंडे पड़े हुए हैं, ये अगर ये है तो गड़बड़ है। कहा जाता है कि आपका सिर ठंडा, पेट नरम, पैर गर्म, तो उसके लिए ये नहीं कहा जाता कि पैर तवे की तरह गर्म हो, सिर बर्फ की तरह ठंडा हो, ऐसा नहीं। वो थोड़ा हल्का अंतर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है ब्रेन मस्तिष्क है अंदर, और अगर यहाँ गर्मी रहेगी तो मस्तिष्क गर्मी में रहने का आदी नहीं है। मस्तिष्क पर जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं आना बहुत स्वाभाविक है। और विगत एक दशक में आप सब जानते हैं, जो अभी 10 साल से बड़े हैं या 20 साल से बड़ा मान लो, 10 साल की उम्र में लोग समझना चालू कर देते हैं, तो जो अब 20 साल के हैं या 20 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनको पता है कि आज से 10 साल पहले तक लोग इतना गुस्सा नहीं करते थे जितना आज कर रहे हैं। और आज जितना कर रहे हैं 10 साल के बाद लोग एक दूसरे की कॉलर पकड़े ही नजर आएंगे हर जगह, क्योंकि गुस्सा बढ़ रहा है। और बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि मस्तिष्क पर गर्मी बढ़ती जा रही है, माथा सबका गर्म है, वो तो बात मत करो, अभी बहुत गर्मी है। ये जो स्थिति, पहले बोलते थे कि गर्म खून है, गर्म खून किसको बोला जाता था? वयस्क, वयस्क मतलब 25 साल की उम्र है, 25 से 18 से लेकर के 30 साल 35 साल तक की उम्र मान लेते हैं। लेकिन आज तो 60 साल का इंसान भी एक दूसरे की कॉलर पकड़ने के लिए तैयार है, छोड़ना नहीं चाहता किसी को। थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया तो मारकाट करने के मूड में है पूरा। क्यों? क्योंकि माथा गर्म है। अगर पूरी देह में उष्णता सम रहे तो निश्चित ही आपकी ये तासीर जो है ये धीरे धीरे घटेगी। सुखम, सुख जो है कैसे महसूस हो? हल्का, पूरा शरीर आपका हल्का हल्का रहे। आपको सबको पेट में भारीपन लग रहा है, आंखें भारी लग रही हैं, माथा भारी लग रहा है, गर्दन में भारी, हर जगह भारीपन है। भारीपन ना हो ये स्वास्थ्य का लक्षण है, लाघवम सुखम। फिर होता है शुद्ध तीक्ष्णा, भूख तीखी लगे। तीखी भूख का मतलब होता है कि भूख जब लगे तो आपको अगर सूखा पापड़ भी दे दिया जाए, वो 4 दिन पहले की बनाई हुई रोटी दे दी जाए, तो उसको भी आप प्रेम से खाओ, हाँ बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया है। ऐसे वाली भूख आपको लगेगी ना, पहले ऐसी भूख लगती थी लोग क्योंकि काम करते थे, तो पहले ऐसी समस्या नहीं आती कि खाना खराब बना है, ऐसा इस पर लड़ाइयाँ होगी। आजकल इस पर भी लड़ाई हो जाती है, खाना सही नहीं बना है, क्योंकि आज बिना भूख के खाना खाना है आपको। बिना भूख के खाना तो स्वादिष्ट ही चाहिए, स्वाद थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो आपको फिर उसमें स्वाद नहीं आएगा और फिर आपको ऐसा लगेगा कि भूख लगी नहीं गई। शुद्ध तीक्ष्णा, शुद्ध का मतलब भूख, तीखी भूख लगती है। अगर तीखी भूख नहीं लग रही है इसका मतलब मान लो आप कि आप आज नहीं तो कल बीमार होने वाले हैं। और ये वो लक्षण है जो अगर आपको थोड़े बहुत महसूस अभी हो रहे हैं तो आप आज बीमार अगर नहीं भी हैं तो कल आप बीमार होंगे जरूर, बच नहीं सकते बिल्कुल। फिर होता है शुद्ध तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा। गाढ़ निद्रा का मतलब क्या होता है? नींद इतनी बढ़िया होनी चाहिए जैसे बच्चे की होती है। बच्चे की नींद कैसी होती है? बच्चा दादा के पास सो रहा होता है, रात को 11:30 बजे माँ बच्चे को दादा के पास से उठा के अपने पास ले जाती है और बच्चा सवेरे बोलता हम तो दादा के पास सो रहे थे, मम्मी के पास कैसे आए? तो उठा के ले जाए और पता ही नहीं लगे। ऐसी स्थिति भी हो कि नींद टूटे ही नहीं, बिल्कुल इतनी गाढ़ी नींद होनी है। तो शुद्ध तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा, ये बहुत गहरी अच्छी नींद आनी चाहिए। और नींद हमको कैसी आ रही है कि अगर किसी ने चुटकी भी बजा दी
तो हमारे कान कुत्ते की तरह खड़े हो रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। विद्यार्थी के लक्षण होते हैं स्वान निद्रा, नींद कैसी होनी चाहिए? कुत्ते की तरह। तो विद्यार्थी की नींद ऐसी होनी चाहिए कुत्ते की तरह। लेकिन हम आज की परिवेश में जो जी रहे हैं, हम सबकी नींद ऐसी हो गई है जैसे विद्यार्थी। हम विद्यार्थी तो है नहीं, अब तो काम कर रहे हैं, नींद नहीं आएगी तो परेशानी ज़्यादा होगी। तो ऐसे समय में गाढ़ी नींद की आवश्यकता है। गाढ़ी नींद अगर आपको नहीं आ रही है तो गड़बड़ है, ठीक है। तो शुद्ध तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा मनसो अपि प्रसन्नता, मन जो है वो हमेशा प्रसन्न रहे। मन किसी का प्रसन्न है, सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है। सबको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाएं, और वैसा हो जाता है तो फिर और आता है नहीं, वैसा और हो जाए तो प्रसन्न हो जाए। तो वो सिचुएशन का पॉइंट हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हम प्रसन्न कब हों, वो भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद एक और लक्षण होता है शरीर कर्म सामर्थ्य। शरीर में कर्म करने का सामर्थ्य होना चाहिए। शरीर में अगर कर्म करने का सामर्थ्य नहीं है तो भी हम आज नहीं तो कल बीमार जरूर हो। जैसे बहुत सारे लोगों का उनसे नहीं काम हो रहा, हम कर नहीं सकते, हम इतना नहीं उठा सकते, हम इतना नहीं चल सकते, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो वो अगर आ रही हैं तो निश्चित ही आप स्वास्थ्य के लक्षणों पे गड़बड़ है, और आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई बीमारी घेर ले। फिर होता है एक और है बहुत अच्छा लक्षण, वो होता है अनालस्यम शरीरस्य। ये पूरा स्लोगन है। शरीर कर्म सामर्थ्य अनालस्यम शरीरस्य। अब आलस कूट के भरा हुआ है, लेकिन लक्षण क्या होना चाहिए? अनालस्यम शरीरस्य। शरीर में आलस्य की स्थिति हो ही नहीं करती। कोई कहे चलना है, चलो 5 किलोमीटर चलना है, चलो चलते हैं, हमारे घर में काम है, चलो चलो चलते हैं। लेकिन आज तो ये स्थिति है कि सांस भरनी है तो थोड़ी देर बाद अपनी सांस भरने में आदमी को आलस आता है। ऐसी स्थितियां जो हैं ये आज नहीं तो कल आपको कितना बीमार हो। एक ऐड आता था, इतना क्या आपको याद था ना, ऐसा ही ये इतना आपको बीमार नहीं और बीमार करने के लिए पर्याप्त है। तो इसमें से एक या एक से ज्यादा लक्षण आपको आ रहे हैं तो ये मान लो कि आज नहीं तो कल अपन बीमार होने के ट्रैक पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी या बड़ी बीमारी हमको जरूर मिलेगी, और मिलेगी तो वो हमारी पीठ पर बैठ जाएगी। फिर हम उतारने में उसको बहुत मेहनत करेंगे, और उतरेगी कि नहीं उतरेगी ये हमारे प्रयासों पर ही डिपेंड है, ठीक है। तो ये लक्षण स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है और स्वस्थ शरीर के लक्षण क्या होते हैं, ये आपने देख लिया। ये शुरू से है कि आप कैसी भी बीमारी में होंगे ना, आपको ये चीजें काम में आनी ही आनी है, ठीक है। आपका इसमें वो भी आ जाएगा जो आर्थराइटिस का बता रहे थे ना। अब देखें कि शरीर का निर्माण जो है वो हर पैथी ने अपने अपने तरीके से शरीर की संरचना बताई। हम नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा। आयुर्वेद वाले बोलते हैं रसो रक्त ततो मासो मेद प्रजायते मेद सो अस्थि अस्थि सो मज्जा प्रजायते। तो वो कहते हैं कि 7 धातुओं से मिलकर बनाया। अब 7 धातुओं से मिलकर बनाया तो हम धातुओं का ही लेते हैं। ये जो नेचुरोपैथी वाला कंसेप्ट है ये थोड़ा और ज्यादा गहरा हो जाता है, थोड़ी गड़बड़ आएगी समझ में। 7 धातुओं से मिलकर के शरीर बना है। अब आपको हड्डी में प्रॉब्लम आ रही है, या बोन मैरो में प्रॉब्लम आ रही है, या मांस में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके लाइपोमा हो रहा है, या आपके कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट में जमा हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, या अगर आपने केवल इतना समझ लिया कि सप्त धातुओं से मिलकर शरीर बना है, और सप्त धातु में एक चीज और कही जाती है कि जैसा खाया नहीं सब सुन रखा, जैसा खाया मन जो है वो हम अन्न जो है मन में नहीं खा रहे हैं। हम अन्न कहाँ खा रहे हैं? मुंह में खा रहे हैं। हाँ, तो मुंह में खा रहे हैं, मुंह में पहुंचा, हमने अन्न मुंह में डाला, मुंह से कहा गया, चबाया, अच्छे तरीके से दांतों से ढंग से चबाया है, अच्छे से पाचक रसों के साथ मिला है, ये सलाइवा के साथ मिला है, सलाइवा के साथ नीचे गया है, आहार नाल से होते हुए आमाशय में पहुंचा है।
आमाशय में पाचक रसों के साथ अच्छे से मिला है और फिर वो आंत में गया है। आंत में जाके वो रस के रूप में कन्वर्ट होकर के फिर वो रस बना है। रस कैसे बना है? जो आपने खाया है अन्न से, आहार से रस बना। तो इसलिए बोला जाता है कि जैसा खाएं आहार कहना चाहिए। अन्न जो है ना, वो अन्न आहार को ही बोल दिया उन्होंने। अन्न का मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप फल खा रहे हो तो उसको अन्न में नहीं रखा जा सकता। वो आहार था, जैसा खाएंगे आप आहार वैसा होगा आपका मन, इस तरीके से बोलना चाहिए था। और मन डायरेक्ट उन्होंने फाइनल स्टेज की बात बोल दी। जैसा आप आहार खाओगे आयुर्वेद के हिसाब से वैसा क्या बनेगा? वैसा रस बनेगा। क्योंकि आपने आहार यहाँ खाया है, यहाँ से यहाँ पहुंचते पहुंचते रस बना, और जैसा आपने आहार खाया था रस भी वैसा ही बनेगा। और जैसा रस बनेगा, रस अगर एब्जॉर्ब होकर के कहाँ जाएगा? ब्लड में जाता है। रस ही तो ब्लड में जा रहा है। तो रस रक्त है, इसीलिए आयुर्वेद में सीधे सीधे लिखा गया रस से रक्त बनता है। रसो रक्त, रस से रक्त बनेगा। अब जैसा रस बनेगा वैसा ही तो रक्त बनेगा। ततो मांस, जैसा रक्त बनेगा तुरंत वैसा ही वो मांस को बनाएगा। अब अगर रस आपने अच्छा खाया था तो रक्त भी अच्छा बनेगा और मांस भी अच्छा बनेगा। अब लोग कहते हैं कि कैंसर हो गया, तो कैंसर हो गया तो कैसे हो गया? क्योंकि क्या कैंसर में क्या गड़बड़ हुआ? जैसे मान लो बोन कैंसर नहीं है, मान लेते हैं कि वो कैंसर अभी मांस में है, मांस में है तो मांस खराब हुआ है। और अगर मांस खराब हुआ है तो पहले क्या खराब हुआ है? पहले रक्त खराब हुआ है, और रक्त खराब हुआ है उसके पहले क्या खराब हुआ है? रस खराब हुआ है। और रस खराब क्यों हुआ है? क्योंकि आहार रस खराब था। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, जी को अपन बताने जा रहे थे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमको अच्छा खा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया खाया हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो जो आपने अच्छा खाया, अच्छा खाने के बाद आपने कहाँ पहुंचाया? अच्छा खाने के बाद आपने मुंह से आहार नाल से होते आमाशय में, आमाशय से आंत में। अब मैं हमेशा ही शायद एक एग्जाम्पल देता हूँ, पुराने लोग जानते भी होंगे कि आपने बहुत बढ़िया सोने की कढ़ाई, सोने की भगोनी में चाय बनाई। हालांकि नहीं बनाते लोग वैसे ही बनाते, स्टील की में बनाई, बढ़िया इलायची डाली, अदरक डाला, सब कुछ डाल दिया। और चाय जब बन रही थी तो खुशबू आ रही थी बहुत बढ़िया, अच्छी खुशबू, बढ़िया था सब कुछ। अब वो मान लेते हैं कि खुशबू तो अच्छी आ रही थी, लेकिन आपने चाय बना करके कप भी आपका बहुत बढ़िया था, लेकिन जिस छलनी से चाय को छान करके आप कप में भर रहे थे, अगर उस छलनी में 4 दिन पहले आपने चाय बनाई थी, उसकी पत्ती सड़ रही थी और वो वैसी ही पड़ी थी, आपने उस छलनी को धोया नहीं। तो आपने अच्छी वाली चाय बनाई थी, बढ़िया, सारे कंटेंट बहुत अच्छे थे चाय के, दूध भी गौशाला वाला बढ़िया चाय का दूध था, चाय पत्ती भी आप आसाम से लेके आए थे मान लेते हैं, अदरक भी आपने बिल्कुल घर में अच्छा जैविक उगाया था, इलायची भी आप बढ़िया वेंडर से लेके आए थे, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन अगर छलनी खराब थी तो जो कप में चाय आएगी वो खराब आएगी। अब वो चाय अगर कप में खराब हो गई तो फिर रस तो जैसा भी था, लेकिन रक्त कैसा बना? रस आपने अच्छा खाया था, आंतों में पहुंचने के बाद उसको एब्जॉर्ब होना था। अब आंत में अगर आपके में गंदगी पड़ी हुई है, इसलिए स्वास्थ्य का एक और सूत्र होता है, वो कहते हैं कि आहार शुद्धो आंत्र शुद्धि, आंत्र शुद्धो रक्त शुद्धि, रक्त शुद्धो शरीर शुद्धि, शरीर शुद्धो मन शुद्धि। हाँ, तो आपका आहार रस अगर आज अच्छा है तो आपको दूसरे नंबर पर काम करना है कि आपने पास्ट में तो अपनी आंतों को गला रखा है, पास्ट की एक्टिविटीज की वजह से, तो आप अपनी आंतों की उस सड़ती हुई स्टेज को सही करो। इसलिए बोला जाता है कि आपको अगर रोग को सही करना है तो आपको पेट को सही करना है। इसीलिए यहाँ बहुत सारे लोगों का जो कंफ्यूजन होता है कि रोग किसी को माथे का है, किसी के बाल खराब हो रहे हैं, किसी की एड़ी फट रही है, लेकिन ट्रीटमेंट लगभग सबका एक जैसा है। एक जैसा ट्रीटमेंट इसलिए है क्योंकि एक ही कारण है रोग के होने का, और वो कारण क्या है? सर्वे रोग मलावस, सारे रोगों के होने का कारण क्या है? मल का वास होना, और मल के वास होने की वजह से शरीर में, आंतों में सड़न पैदा होना। और ये चीज आयुर्वेद में
5000 साल पहले लिख दी गई, 5000 नहीं 50,000 साल पहले कह दिया जाए कि 5000 साल पहले तो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा था, जो लिखा था उसके पहले भी आयुर्वेद था। ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले के और पहले के समय में आयुर्वेद को जानते नहीं, आयुर्वेद तो तब से है जब से दुनिया है। उसमें लिखा था सर्वेषां रोगाणां निदानम कुपितः मलः, सारे के सारे रोगों के एकमात्र निदान पर अगर हम जाते हैं तो वो निदान है मल का कुपित होकर के आंतों में रुकने की वजह से आंतों की स्थिति का खराब हो जाना। और अगर आपको सही होना है तो आपको सिर्फ अपनी आंतों को ही साफ करने की आवश्यकता है। आप अपनी केवल आंतों को साफ कर दो, आंतें शुद्ध हो जाए आपकी, तो बाकी सब अपने ट्रैक पर आ जाए। जैसे कहते हैं ना कि एक गरारी खराब हो रही है, पूरी चैन गड़बड़ खटखट की आवाज कर रही है, आप उस गरारी को सही कर दो, पूरी मशीन सही तरीके से काम करना चालू कर देगी। तो ऐसे ही आपके शरीर में भी आप अपने शरीर की आंतों को ठीक कर दो, बाकी सबको ठीक करना आपके शरीर की जिम्मेदारी है। लेकिन शरीर तो बेचारा आंतों पे पूरे दिन 24 घंटे में से जितना उसके पास टाइम होता है वो पूरा टाइम केवल और केवल आंतों को सही करने में लगाता रहता है। आंतों को साफ करना है, खाने को बचाना है, खाना सड़ रहा है उसको बाहर निकालना है। अब पूरा दिमाग अगर आंतों पर रहेगा तो लिवर पे जाएगा नहीं कभी, तो किडनी पे डाले नहीं कभी, तो हार्ट पे डाल नहीं रहा कभी। जैसे मम्मी को काम पूरे दिन खाना बनाने का ही दे दो तो मम्मी पे पोछा नहीं लगा पाए, या मान लो घर में अगर कोई घर में काम कर रहे हैं तो आपको पोछा लगाने वाले अलग अलग लोग हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर एक काम इतना ज्यादा दे दिया जाए कि बाकी कामों पे अगर फोकस ही नहीं होगा तो बाकी के काम बिगड़ेंगे ही। तो केवल आपके पाचन तंत्र पर पूरा का पूरा आपका शरीर पूरे दिन मेहनत करता है और उसके बाद भी वो पाचन तंत्र को ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि हम तो चल में आए थे स्थिति में डालते रहते हैं वो पहुंचाना, उसको शरीर ने बचाया ही था कि कुछ और पहुंचा दिया, फिर कुछ उसको बचाया ही था, कुछ और सड़ा हुआ पहुंचा दिया। अब वो लगातार बचाने की स्थिति में लगा हुआ है, लगातार केवल और केवल आंतों पर ही फोकस बना हुआ है। जब तक हम इसको ठीक नहीं कर, और इसको ठीक कर दिया आपने, फिर आपने ऐसा भोजन किया जो बहुत इजीली पच जाता है, उसके बाद आपका पाचन तंत्र जैसे ही ठीक होगा तो शरीर बॉडी हील्स इटसेल्फ के मैकेनिज्म पर चला जाएगा। और ये नेचुरोपैथी का पहला सिद्धांत है। नेचुरोपैथी में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी क्या है? बॉडी हील्स इटसेल्फ। लेकिन कब? वो सिर्फ तब जब आपके शरीर में पाचन तंत्र से शरीर को समय मिलेगा, तब। अगर पाचन तंत्र से ही समय नहीं मिल पा रहा तो फिर काय का हील इटसेल्फ? कुछ नहीं है, फिर तो पाचन तंत्र को ही दुरुस्त करने में लगा है। ठीक है। अब आप जैसे जैसे आपने आंतों को साफ कर दिया, आंतें साफ करी, जैसे ही आंतें साफ होंगी फिर आप अच्छा खाना खाओगे, तब फिर वो अच्छा आहार अच्छी जगह से अच्छी छलनी से छन करके कप में जाएगा अगर, तो फिर चाय अच्छी है। लेकिन मान लेते हैं कि अब छलनी भी अच्छी थी, चाय भी अच्छी थी, कप सड़ रहा था और भूल बस हमने कप को नहीं धोया, तो फिर हम पीने के योग्य नहीं रहती। चाय बनाई अच्छी थी, छलनी भी हमने सोने की ले ली, बढ़िया तार थे उसके, रगड़ के साफ किया था, छलनी में भी साफ से सुन के देख दिया, खुशबू आ रही थी। लेकिन कप अगर खराब है तो भी गड़बड़ है। तो अगर आंतें साफ हैं, आंतें साफ होने के बाद पहले का आपका जो रक्त है उसमें गंदगी पड़ी हुई है, तो आपका अच्छा वाला भी उसमें जाके मिलेगा, तो वो भी खराबी हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि आप रक्त शोधन कर दो तो बाकी की सारी चीजें धीरे धीरे करके अपने आप शुद्ध होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि रक्त ही है जो पूरे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करता है। अब पूरे शरीर में अगर खून अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर रहा है और खून अच्छा है तो वो केवल शुद्धि पहुंचाएगा। जैसे कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल अगर अच्छा है तो बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी, अब बिल्डिंग मटेरियल अगर खराब है तो फिर तो गड़बड़ी गड़बड़। तो आपका काम सिर्फ इतना सा था कि आप आंत को साफ कर दो और आप खून को साफ कर दो, खून को साफ कर दो। अब आपका काम है कि साफ खून, अच्छा खा रहे हो, आंतें साफ हैं, खून साफ है, अब उस खून को केवल आपको पूरे शरीर में सर्कुलेट कराने का काम कर देना है। मतलब केवल 4 काम रह गए आपके पास। एक, आप अच्छा खाना खाओ, दूसरा आप आंतों की सफाई, थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा के जल्दी करवा दो, तीसरा आप रक्त की शुद्धि का प्रावधान कुछ ऐसा कर दो कि खून साफ हो जाए आपका। और जब खून साफ हो गया, अब आप अच्छा खा रहे हो, आंतें अच्छी हैं,
अब आपका खून अच्छा बनता जा रहा है, अब वो अच्छा खून आपके शरीर में कहीं भी पहुंचाओगे आप। ये बेसिकली आपका जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, बच्चों में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, मेल फीमेल में ये लाइपोमा हो रहे हैं, या फिर कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो रही है, ये सारा जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारा जो हो रहा है, इसमें क्या करना है आपको? केवल आप ऐसा फॉलोअप रखो कि आप केवल आहार को शुद्ध कर दो, आंतों को साफ कर दिया, खून को साफ कर दिया, अब प्राणायाम करके आप उनकी चाप को बढ़ा दो। और कैंसर वाले यही करा रहे हैं, लेकिन वो एक चीज कह के गलती कर देते हैं कि कैंसर रोग नहीं है। कैंसर रोग नहीं है ऐसा नहीं कहा। अगर कैंसर रोग नहीं होता तो फिर कैंसर की वजह से ऐसी भयावह स्थिति पैदा नहीं होती। जिनके घर में किसी को कैंसर हो जाता है, उनकी छाती में हाथ रख के कोई पूछे कैंसर रोग है कि नहीं है, तो वो बताएंगे फिर कि क्या है। तो कहना बहुत आसान होता है कि कैंसर रोग नहीं है, लेकिन कैंसर बहुत खतरनाक रोग है। हाँ, हो क्यों रहा है? वो केवल इसकी आहार अशुद्धि की वजह से शुरू हो रहा है। आंतें खराब हैं, इसकी वजह से ज्यादा फैल रहा है। आंतें खराब हैं, खून खींच करके आंतों में से खून गंदा हो रहा है। गंदा खून पूरे शरीर के किसी भी हिस्से पे जाएगा, शरीर का जो हिस्सा थोड़ा कमजोर होगा वहां सड़न पैदा हो जाएगी, और वही सड़न तो कैंसर है। कैंसर का मतलब और कुछ नहीं है, केवल यही तो है कि कोशिकाएं सड़ रही हैं। लेकिन कोशिकाएं सड़ रही हैं तो फिर शरीर की वो स्थिति, शरीर का वो हिस्सा बिल्कुल इनकोऑर्डिनेटेड होता है, शरीर पर उसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। शरीर चाहे उसको कंट्रोल कर ले, नहीं कर पा रहा। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, ग्रोथ भी कंट्रोल्ड नहीं है। ऐसा नहीं होता कि ओवरी इसी साइज की होनी चाहिए, इसी साइज की हो सकता है बढ़ जाए। यूट्रस इसी साइज का होना चाहिए, इसी साइज का हो सकता है यूट्रस में हाइपरट्रॉफिक चेंजेस आ जाए। लिवर पे कैंसर हुआ, लिवर का साइज एकदम फैल जाए। ओरल कैंसर हुआ, ओरल कैविटी में पूरा एकदम से मांस का टुकड़ा सड़ना चालू हो जाए, खराब हो जाए, सूजन आ जाए। बहुत सारी स्थितियां खराब हो गई। अब देखते हैं कि आप ये चारों चीजें अटेंड कैसे करोगे। शुद्धि कराने में आपको कौन सी चीजें हेल्प करें। तो सबसे पहले तो जो जैसे बोला जा रहा है कि आहार शुद्ध हो, आत्म शुद्धि। आहार शुद्ध करना अपने आप में शुद्धि का पहला चरण है। आहार को तो आपको शुद्ध करना ही पड़ेगा। और शुद्ध आहार का मतलब क्या होता है? शुद्ध आहार में आहार शुद्धि 4 चीजों से होगी। केवल अच्छा खाना आहार शुद्धि नहीं है। अच्छा खाना, अच्छे समय पर खाना, अच्छी मात्रा भी होनी चाहिए। अच्छी मात्रा मतलब सही मात्रा, क्योंकि खाना तो लौकी की सब्जी ही खा रहे हैं, लेकिन खादी इतनी तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा फिर गड़बड़। और फिर अच्छे तरीके से भी खाया है। अच्छे तरीके से मतलब अगर आपने सब कुछ ठीक किया है लेकिन केवल जल्दी में खा दिया है तो सब बेकार है, फिर सारा बेकार हो जाता है, कुछ नहीं बचता। इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से खाओ। व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ टू ईट, ये 4 चीजें आप अगर अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी आहार शुद्धि काम करेगी। और अगर आपने इतना अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो धैर्य अगर है तो केवल यही पूरे शुद्धि का कार्य है। फिर आपको हाथों को शुद्ध करने के लिए एड ऑन पर जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको एनिमा लेने की भी जरूरत नहीं है, फिर आपको और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इतना धैर्य की कमी हो जाती है लोगों में, धैर्य इतना तो नहीं हो पाता। तो लोग कहते हैं कि चलो हम इतना भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए हमको कहीं से। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिलता है, पेट पे सेक कर लिया, पेट पे मिट्टी की पट्टी लगा ली और उसके बाद एनिमा कर लिया, ये बेस्ट सपोर्ट है। सेक, मिट्टी पट्टी, एनिमा, 3 ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हो आंखों पर। अब सेक तो कोई भी कर सकता है, किसी को कोई नुकसान नहीं होना है। मिट्टी की पट्टी कौन नहीं करेगा? मिट्टी की पट्टी वो नहीं करेंगे जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको ब्रोंकाइटिस बहुत ज्यादा है, जिनको खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, वो लोग पेट पर मिट्टी की पट्टी नहीं रख सकते। बाकी सारे लोग सेक मिट्टी पट्टी करके अगर एनिमा लेते हैं तो ये मान लीजिए कि 3 से 5 दिन में आंतों की शुद्धि हो जाएगी, आंतें साफ हो जाएंगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि एनिमा से तो केवल डिस्टल कोलॉन ही साफ होता है, उनको एनिमा बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, एक पूरा वीडियो है मेरा, उसको देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि एनिमा केवल डिस्टल कोलॉन को साफ करने के लिए, एनिमा आंतों की शुद्धि के लिए नहीं दिया जा रहा, आंतों की सफाई के लिए नहीं दिया जा रहा। एनिमा दिया जा रहा है आंतों की शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एनिमा जब दिया जाता है तो एनिमा में जो पानी जाता है, वो सब जानते हैं कि पानी मुंह से जाना चाहिए, ब्रेन भी जानता है इस चीज को, लेकिन पानी जब एनस से आंख में डाला जाता है
तो ब्रेन को सेंसेशन जाता है कि ये पानी वो नहीं लग रहा है जो मुंह से आता है, ये कुछ गलत है। तो ब्रेन फिर उसको फॉलो पे डालता है, ब्रेन को पता लगता है कि हाँ भाई ये पानी मुंह से तो नहीं गया है, ये पानी तो एनस से गया है। तो फिर ब्रेन उस एनस से आए हुए पानी को एब्जॉर्ब करने की बजाय बाहर निकलवाने के लिए एक रिफ्लेक्स जनरेट करता है। उस रिफ्लेक्स को बोला जाता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। और गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स अगर आपके जनरेट हो गया तो आप मान लो कि आमाशय से लेकर के और कोलोन के डिस्टल पार्ट तक, एनस तक पूरा साफ होगा, पूरा मजबूत होगा। पेरिस्टाल्सिस जो होती है, जिसको पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी बोला जाता है, वो इंप्रूव हो जाएगी। और अगर वो इंप्रूव हो गई तो आप ठीक हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। अच्छा है, तो सेक में टिपक यानी 3 चीजें ये कर सकते हो आप। खाने को सुधार हुआ, और फिर होता है ये कृष्ण जी ने बोला है गीता में कि युक्ताहार विहार से, युक्त आहार और युक्त विहार अगर आप लेते हो तो शुद्धि अपने आप होगी। तो युक्त आहार में आपको बता दिया कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इसका ध्यान रखना है। और अब जो खा लिया है वो जो आंतों में पहुंच गया है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो, अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो, अच्छे तरीके से बाकी का बेकार वाला जो बचता है वो एलिमिनेट हो जाए। इसके लिए जरूरी है आप विहार करें। विहार का मतलब जैसे नौका विहार बोलते हैं ना, नाव में आप सैर करते हैं, तो ऐसे ही विहार का मतलब होता है व्यायाम। अब व्यायाम का मतलब क्या होता है? व्यायाम का मतलब होता है किसी भी ऐसे आयाम में ऊर्जा का व्यय करना जिससे आपके शरीर में जो आप खा रहे हो वो ऊर्जा व्यय हो, उसको व्यायाम बोलते हैं। पहले इसी को काम बोलते थे, लेकिन काम जैसे जैसे दुनिया में कम हुए, मशीन जैसे जैसे आना चालू हो गई, व्यायाम बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं, व्यायाम अभी की बात है। व्यायाम लोग पहले नहीं करते थे कतई। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पहले काम ही इतना होता था कि व्यायाम करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। काम से लोगों को फुर्सत मिलती थी तो केवल सोते थे कि काम नहीं है, आप चलो थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। अब क्या होता है? अब काम नहीं होता है तो लोग व्यायाम करते हैं, और वो भी अब करना, वो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग जो है वो कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे। क्योंकि अगर सब करना चालू कर दें तो हेल्थ धीरे धीरे करके इम्प्रूव होना चालू हो ही जाएगा, तो दिक्कत ही नहीं है। तो व्यायाम क्या है? व्यायाम आपके शरीर में जो ऊर्जा आप लेते हैं उसको व्यय करने का एक तरीका है, और वो व्यय आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर आप व्यय नहीं करेंगे तो वो ऊर्जा जो है वो संग्रह होगी, और ऊर्जा का संग्रह शरीर में ऊर्जा को खराब करवाने का काम भी करेगा। शरीर में ऐसा नहीं, ऊर्जा सोना नहीं होती है कि आप घर में रखो तो जब कभी जरूरत पड़ेगी तब आप काम में ले लो। ऊर्जा इस तरीके से काम नहीं करती है। ऊर्जा का तो यह है कि थोड़ी बहुत ऊर्जा जो आप काम के लिए, जैसे आज आपको काम करना है, कल काम करना है, आज आपने ज्यादा खा लिया, कल आप काम कर लोगे, उतना तक तो ठीक है। लेकिन आपको 6 महीने के बाद ज्यादा काम है, इसलिए आप आज से 6 महीने तक पड़े पड़े खाएंगे, तो 6 महीने जब काम करने की बारी आएगी ना, तब अपने हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऊर्जा का संग्रह तो बेकार का संग्रह है, पता ही नहीं करना चाहिए। ठीक है? अब व्यायाम कैसे करोगे आप? व्यायाम में आप कैसा भी व्यायाम करो। अब लोगों को ये बड़ी गलतफहमी है कि व्यायाम का मतलब टहलना होता है। व्यायाम का मतलब टहलना नहीं होता है। व्यायाम का मतलब बताया कि किसी भी ऐसे आयाम में ऊर्जा को व्यय करना व्यायाम है। तो कोई सा भी कुछ भी, आप सीधे लेट करके पैर उठाओ, ऊर्जा व्यय होती है सांस भरने छोड़ने में भी, तो आप सांस भरना छोड़ना करते हो, वो भी आपका व्यायाम है। वो तब तक व्यायाम है जब तक आप शांति के भाव में स्थिर बैठ करके, मन को प्रसन्न करके आप जब इसको करोगे श्वसन की क्रिया को, तब ये प्राणायाम कहलाएगा। जब तक आप ऐसे नहीं कर रहे हो तब तक ये प्राणायाम नहीं है, तब तक तो यही व्यायाम है। और व्यायाम अगर आप करना है आपको, तो आप प्राणायाम के फॉर्मेट में भी व्यायाम करोगे तो भी आपको आराम ही रहेगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ, और वो प्राणायाम कब आपको फायदा करेगा? जब आप अपने शरीर में जो खून है उस खून को सही कर लोगे। अब खून अगर खराब है और फिर आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके खून के संचार की गति को बढ़ा दिया। अब जैसे होता है ना कि एक डब्बे में बिच्छू भर के आपने घर के एक कोने में डाल रखे थे, तो एक ही कोने में पड़े हुए थे और डब्बे में भरे हुए थे, लेकिन आपने वो डब्बा खोल करके ऐसे ऐसे करके फैला दिया, तो दुनिया भर के बिच्छू जो है ना घर के हर कोने में फैल जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आपकी आंतों में गंदगी है और फिर आप प्राणायाम कर रहे हो, तो आंतों की गंदगी आप आंखों में, लिवर में
फेफड़ों में, हार्ट में, ब्रेन में, सब में फैला है, सब जगह नुकसान होगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको व्यायाम करना है या प्राणायाम करना है तो आंत्र शोधन के बाद ही करिए, रक्त शोधन के बाद ही करिए। अगर आपका आंत और रक्त साफ नहीं है और आप डींगे मार रहे हैं कि हमको बहुत व्यायाम करते हैं, तो नुकसान नहीं करना चाहिए। आप तब व्यायाम करिए जब आप अपनी आंतों को और रक्त को साफ करें। तो व्यायाम बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा फायदा होता है, लेकिन आप करें सिर्फ तब जब आप अपने पेट को, आंतों को और खून को साफ करें। तो खून को साफ करने के लिए आपको पता लग गया, आप एक तो आहार पर ध्यान रखो, दूसरा व्यायाम पर ध्यान रखो। व्यायाम भी जो है वो कौन सा वाला, आप थोड़ा थोड़ा व्यायाम जो है ना, जिससे आपके शरीर में आंतों की चाल बढ़े, आप सेक में टिपटे एनिमा कर सकते हो। अब आप जो जर्नलिस्ट पूरी दुनिया सुनना चाहती है कि नुस्खे क्या होते हैं, नुस्खे बता दो आप तो हमको। हम तो जीरा खा लें, हम तो भुनी हुई हरड़ में सेंधा नमक मिला करके सवेरे 2 और शाम को 2.5 साफ होती है, ऐसा नहीं। अकेले नींबू पानी से क्या हो रहा है, नींबू पानी शहद, एक और पूरी दुनिया में सबसे भयंकर फैलती हुई अवधारणा कि नींबू पानी से वजन कम होता है। लोगों को लगता है कि नींबू पानी पे वजन कम होता है, लेकिन नींबू पानी से वजन कम नहीं होता है। वजन कम होता है, आप नींबू पानी ले रहे हो लेकिन बाकी सब कुछ छोड़ रखा है, तो छोड़ने से वजन कम हो रहा है। नींबू इसलिए ले रहे हो कि नींबू कार्बोनेटिव है, गंदगी को काटने का काम करेगा, और शहद इसलिए ले रहे हो, लोग फिर भी कहते हैं शहद लेने से वजन कम होता है। शहद तो कैलोरी है, कैलोरी से किसी का वजन कैसे कम होता है? कैलोरी से कोई वजन कम नहीं होता। शहद आप इसलिए दे रहे हो कि जब आप नींबू पानी शहद कर रहे हो तब आपने खाना बिल्कुल छोड़ रखा है, और खाना जब आपने छोड़ रखा है ऐसी अवस्था में आपके ब्रेन को जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो वो ऊर्जा लेने के लिए आप शहद ले रहे हो, और आंतों में जो गंदगी जमा है उस गंदगी को काटने के लिए आप नींबू ले रहे हो। तो नींबू पानी शहद आप अपने फायदे के लिए ले रहे हो, ना कि वजन को कम करने। वजन तो आप जो छोड़ोगे, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो नींबू पानी ले रहे हैं, हमें तो नींबू पानी लेते हुए 6 महीने हो गए, लेकिन वजन तो 1 किलो भी कम नहीं हुआ। कैसे कम होगा? हम 2 रोटी सवेरे 2 रोटी शाम को खा रहे थे, वो पूरी खा रहे हैं। अब शहद 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को और ले रहे हैं, तो कैलोरी तो प्लस हो रही है ना। कैलोरी जब प्लस हो रही है तो वजन कम कैसे होगा? नहीं होगा। भागवत ऋषि ने इतना कुछ लिखा है कि फास्टिंग के फादर किसको बोला जाता है? नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि फादर ऑफ फास्टिंग कौन है? हर्बर्ट एम सर्जन। हर्बर्ट एम सर्जन फादर ऑफ फास्टिंग। लेकिन हर्बर्ट एम सर्जन फादर ऑफ फास्टिंग, हर्बर्ट एम सर्जन जब पैदा भी नहीं हुए थे उसके पहले फास्टिंग के बारे में इतना कुछ बोला गया है जो इन्होंने कभी बोल ही नहीं पाएंगे। इन्होंने तो केवल एक किताब लिख दी, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, उसके चक्कर में इनको पिताजी बोल दिया। ऐसा नहीं। तो उपवास का मतलब क्या था? उपवास के लिए अपने आप को व्रत चलते थे, और व्रत वो उपवास ही हुआ करते थे। लंघन के लिए बहुत पुराने समय में लिख दिया गया था, लंघनम परम औषधम। औषधि में सबसे ऊपर का स्थान लंघन को दिया गया कि आप कुछ मत खाओ, सबसे बढ़िया औषधि है। लेकिन कौन कुछ नहीं खाए, ऐसी स्थिति में आ सकता